आपको पता है कि वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ का इस्तीफा 3 लोगों ने मिलकर करवाया है। आई एम श्योर ये बात आपको नहीं लग रही होगी, लेकिन अब मैं आपको इनसाइड स्टोरी बताने वाली हूँ। धनखड़ के साथ उन 3 घंटों में क्या हुआ, उन्होंने कैसे दबाव में इस्तीफा दिया, सब कुछ आपको जानना है, क्योंकि अब जाकर पूरा का पूरा खुलासा हो गया है, सारी डिटेल सामने आ गई है। अगला कौन है ये भी मैं आपको बताऊंगी। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में सबसे पहला पॉइंट यही है, जस्टिस वर्मा और जज शेखर का क्या महाभियोग ले डूबा धनखड़ को और उनकी जो कुर्सी चली गई। दूसरा देखिए, खड़गे के एक भाषण से गई कुर्सी। वो कौन सा खड़गे का भाषण है जिससे कुर्सी चली गई धनखड़ साहब की। नड्डा और रिजिजू का खेल क्या सामने आया है ये भी जान लीजिए। तीसरा देखिए, क्या नीतीश के कारण बीजेपी ने दबाव बनाया जगदीप धनखड़ पर, और कैसे बिहार में अब बिहार चुनाव में खेला होने वाला है। चौथा है, बीजेपी सरकार पर 5 बड़ी आलोचना करके कैसे धनखड़ साहब फंस गए और कैसे उनको वो भारी पड़ी, ये भी जानना है। और 5वां है कि क्या अब इंडिया गठबंधन अपना उपराष्ट्रपति जो ये चुनाव होने हैं तो वो अपना चेहरा खड़ा कर देगा। क्या इंडिया गठबंधन वो जो एक आंकड़ों का खेल है जो मैं आपको समझाने वाली हूं, उसमें अगर विजयी हो जाता है तो कैसे बीजेपी को बड़ा झटका लगेगा, और अब ये जो वाइस प्रेसिडेंट की रेस में वो अगला नाम कौन है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये जगदीप धनखड़ जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों बताकर अपना इस्तीफा दे दिया उपराष्ट्रपति पद से, और वो अचानक मानसून सत्र के पहले ही दिन। और ये वो 3 लोग जिन्होंने उपराष्ट्रपति का इस्तीफा करवाया है। ये हैं जस्टिस वर्मा, कैश कांड वाले जज, आपको पता है। ये हैं नीतीश कुमार और ये हैं खड़गे। कैसे इन तीनों ने मिलकर जगदीप धनखड़ का ये जो कुर्सी है लिटरली वो छीन ली, आप एक तरीके से कह सकते हैं। एक तरीके से अब मैं आपको कारण बताती हूँ। जस्टिस वर्मा और जज शेखर का महाभियोग ले डूबा, और कैसे देखिए 10 जुलाई 2025 की बात है। एक स्पीच में धनखड़ साहब कह रहे थे, आई विल रिटायर इन 2017 सब्जेक्ट टू डिवाइन इंटरप्रिटेशन। उन्होंने कहा था कि जब तक कोई दैवीय शक्ति नहीं आ जाती मैं 2027 से पहले कहीं नहीं जाने वाला, 2027 में रिटायर होऊंगा। अब जब इतना स्ट्रांगली इन्होंने कोई बात कही तो कैसे संसद का मॉनसून सत्र था और पहले ही दिन स्वास्थ्य कारण बता के अपना इस्तीफा दे दिया, जब वो अभी हाल ही कुछ टाइम पहले ही अपनी तब उनको बीमारी के बारे में नहीं पता था। पहला दिन होता है, वो अच्छे से एक्टिव दिखते हैं, वो काउंटर करते हैं, लेकिन अचानक ये क्या हुआ, इसके पीछे इनसाइड स्टोरी है वो खुल गई। अब देखिए 21 जुलाई को 3 घंटों में चली गई वीपी कुर्सी, वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी। तो इन 3 घंटों का चक्कर क्या है, तो देखिए कारण नंबर 1 है जस्टिस वर्मा और जज शेखर का महाभियोग। अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वो दोनों जज हैं जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग की गई, विपक्ष के द्वारा भी की गई। जस्टिस वर्मा वो कैश कांड वाले जज जो जले हुए नोट मिले थे, आपको याद ही होंगे, और दूसरे शेखर यादव जिन्होंने एक कार्यक्रम में हिंदू मुस्लिमों को लेकर टिप्पणी कर दी थी। मैं शब्द नहीं कहूँगी लेकिन वो बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी थी। जस्टिस यशवंत शर्मा के घर जले हुए नोट मिले, आप सबने देखा, और सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ये केस चल रहा है। अब देखिए बात इतनी सी थी, संसद में पास करवाना था महाभियोग प्रस्ताव, और ये महाभियोग प्रस्ताव होता है कि कोई भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और उनको पद से हटाना है, जैसे कि जस्टिस को हटाना था, तो वो सदन में आपको महाभियोग प्रस्ताव पास कराना होगा, पद से हटाने का ये प्रस्ताव होता है, और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो हटी हुई मानी जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, उसी को महाभियोग प्रस्ताव कहते हैं। अब महाभियोग प्रस्ताव संसद में पास कराना था, पहले पूरी चर्चाएं थी कि मानसून सत्र में इस पर चर्चा होगी, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ ये महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा, फिर उसको पास कराया जाएगा। और आंकड़ों की अगर मैं बात बताऊं तो लोकसभा में अगर कोई भी आपको महाभियोग प्रस्ताव पास करवाना है तो लोकसभा में आपको 100 साइन चाहिए होते हैं, यानी 100 सांसदों के साइन चाहिए होते हैं, और राज्यसभा में आपको 50 साइन जरूरी होती है, तो वो महाभियोग प्रस्ताव पास हो जाता है। अब देखिए सरकार का एजेंडा ये था कि सरकार को भाई पास तो करवाना था, और आपकी ये जो 100 कोई मुश्किल नहीं है, 100 साइन और 50 साइन लाना मुश्किल नहीं है। सरकार को चाहिए था लोकसभा में पहले वो चर्चा करती, राजनीति करती, महाभियोग प्रस्ताव पे थोड़े कटाक्ष होते, डिस्कशन होते, उसके बाद जाके लोकसभा से वो जो मोशन है वो पास होता। लेकिन जगदीप धनखड़ ने ऐसा होने नहीं दिया। सरकार जो सोच रही थी, सरकार जो प्लानिंग बना रही थी, सरकार जो राजनीति करना चाह रही थी, उसके खिलाफ जाकर
जगदीप धनखड़ ने क्या किया भाई, देखिए लोकसभा में ऑलरेडी 152 साइन हुए हुए थे और उन 152 साइन में बीजेपी भी थी और विपक्ष भी थी, तो लोकसभा से ये मोशन चलना था। और देखिए ये बात तय है कि जहां से भी मोशन चलता है फिर उसी की एक तरीके से ताकत मानी जाती है, या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो लोकसभा में ये पारित करवाना था, इनको मोशन पास करवाना था। लेकिन और अर्जुन मेघवाल ने बोला भी धनखड़ साहब को कि भाई लोकसभा में ऑलरेडी 152 साइन है, वहां से मोशन पास करवाते हैं। लेकिन धनखड़ ने सरकार के खिलाफ जाकर राज्यसभा में 63 विपक्षियों के साइन करा लिए, और उन 63 आप जैसे कि समझ सकते हैं कि वो सिर्फ साइन विपक्ष के नेताओं के थे, उसमें कोई भी बीजेपी का साइन नहीं था। भाई धनखड़ के पास दो चॉइसेस थी, एक तो कि लोकसभा में जो बीजेपी और विपक्ष मिलकर एक कोई प्रस्ताव दे रहे हैं उसको लेना, या फिर दूसरा राज्यसभा में जो सिर्फ विपक्ष प्रस्ताव दे रहा है उसको लेना। तो यहाँ पर धनखड़ साहब खेल कर गए, उन्होंने लोकसभा का तो नहीं लिया, राज्यसभा का ले लिया। फिर इससे क्या नैरेटिव बना कि विपक्ष ने पूरे, देखिए क्योंकि जितने भी 63 सांसद थे सारे विपक्षी थे, विपक्ष ने राज्यसभा में धनखड़ साहब की मंजूरी लेकर महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस वर्मा के खिलाफ पास करा दिया। ये नैरेटिव हुआ, ये विपक्ष को जाते जाते धनखड़ साहब ताकत दे गए, नैरेटिव दे गए। जबकि ये नैरेटिव बीजेपी चाह रही थी कि हम लोकसभा में डिस्कशन करें, महाभियोग प्रस्ताव आएगा और उसके बाद हम उसको पास कराएंगे और क्रेडिट हम लेंगे। और जब इन्होंने राज्यसभा से, धनखड़ साहब ने विपक्षियों के साइन लेकर और वो महाभियोग प्रस्ताव नोटिस शुरू कर दिया राज्यसभा से, भाई बीजेपी तो चाह रही थी लोकसभा से शुरू हो, उधर धनखड़ साहब ने राज्यसभा से अप्रूवल दे दी। तो यही बात बीजेपी को खटक गई और सरकार को पता भी नहीं चला, दावा तो ऐसे भी किया जा रहा है। विपक्ष को मिल गई नैरेटिव की ताकत, महाभियोग जांच की संसदीय समिति भी, अच्छा ये चाह रहे थे कि देखिए अब महाभियोग जांच जो भी ये पास हुआ है, मोशन जो नोटिस हुआ है, तो अब इसकी जांच होगी। अब इस जांच के लिए संसदीय समिति बनती है और उस संसदीय समिति में भी 2-3 लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के होते हैं, लेकिन उन सबका भी चुनाव, यानी उन सबको भी कि कौन होगा कौन नहीं होगा, वो खुद करना चाह रहे थे धनखड़। तो ये भी बात सरकार को अच्छी नहीं लगी। तो मतलब ये जो 3 घंटे का खेला हुआ ना, उसमें सरकार का आप देख लीजिए एक तरीके से दावा किया जा रहा है कि एकदम ब्रेकिंग पॉइंट आ गया कि दबाव में धनखड़ साहब का इस्तीफा ले लिया गया। विपक्ष जस्टिस शेखर यादव पर आरएस में महाभियोग, यानी कि विपक्ष तो इसकी भी तैयारी कर रहा था कि जैसे हमने जस्टिस वर्मा वाला महाभियोग प्रस्ताव का मंजूरी दिलवा दी, तो हम चाहते हैं कि राज्यसभा से ही महाभियोग प्रस्ताव जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी पास हो जाए। तो सरकार को लगा कि कहीं 22 जुलाई को मीटिंग है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की और उसमें धनखड़ साहब फिर सरकार के खिलाफ चले गए, तो फिर से उन्होंने कह दिया कि हाँ चलो विपक्ष के साइन हैं, चलो हम जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पास करते हैं। तो ये तो बीजेपी के लिए एक तरीके से संवैधानिक आप हार ही मान लीजिए, उनकी नैरेटिव की हार हो जाती। तो इसलिए क्या किया आप देखिए, फिर कैसे जो है नड्डा साहब और किरेन रिजिजू बीएससी मीटिंग में भी नहीं गए, और कैसे इन लोगों का जो है ना ये जो टकराव वो इन बातों से इतना बढ़ गया कि आज कुर्सी चली गई। बीजेपी ने दबाव डाला क्योंकि धनखड़ साहब बीजेपी के लिए पोलराइजिंग फिगर बन गए थे। अब वो विपक्ष को पूरा स्पेस दे रहे थे, उनकी बात सुन रहे थे और बीजेपी को ये पसंद नहीं आ रहा था। अब देखिए दूसरा, खड़गे के एक भाषण से चली गई कुर्सी, नड्डा रिजिजू का खेला। भाई हुआ ये, संसद में पहले दिन मानसून सत्र में खड़गे साहब बोल रहे थे और धनखड़ साहब जो है वो कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो खड़गे जी ने स्टार्ट किया ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरना, पहलगाम पर घेरना, ट्रंप के घेरना कि क्यों ट्रंप ने बार बार कहा कि मैंने रुकवा दी, जब हमारी सेना इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही थी तो क्यों आखिर ट्रंप के दबाव में आकर हमने सीज फायर किया। तो वो बोले जा रहे थे, इनफैक्ट माइन्यूट डिटेल्स भी, बहुत सी चीज़ उन्होंने बोली और धनखड़ साहब ने उनको रोका नहीं। बीजेपी को इसी बात पे गुस्सा आ गया कि यूजुअली आपको टोक देना चाहिए, रोक देना चाहिए, ऐसा बीजेपी का मानना होगा, तो उनको रोका नहीं गया। एक्सपर्ट्स ये दावा कर रहे हैं कि यही बीजेपी की जो है उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप पर खड़गे तो कोई टोका नहीं और ये भी कह दिया कि हम भाई डिस्कशन के लिए राजी हैं। फिर उसके बाद खड़े होते हैं नड्डा साहब और नड्डा साहब एकदम गुस्से में खड़े हुए। उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये इनको रोकिए, ये माइन्यूट डिटेल्स दे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की जो कि अलाउड नहीं है। फिर उसके बाद जो है वो नड्डा साहब जो थे वो भड़के हुए तो थे ही, तो उनको वो इतना गुस्सा था कि उन्होंने ऐसे कह दिया कि आप कुछ कहिए मत, जो मैं कहूँगा वो रिकॉर्ड पे जाएगा, इसके अलावा कुछ रिकॉर्ड पे नहीं जाएगा। अच्छा, ये सब बोलना कि क्या रिकॉर्ड पे जाएगा क्या नहीं जाएगा, इन सब का अधिकार
सिर्फ और सिर्फ उपराष्ट्रपति जो वहां पे कुर्सी पे बैठे हुए हैं जगदीप धनखड़, उनके पास है कि क्या रिकॉर्ड पे जाएगा नहीं जाएगा। तो जब जेपी नड्डा ने ये बोल दिया तो फिर सबने कैच कर लिया, विपक्ष ने भी ले लिया कि कैसे ये जो वजह बनी ना, नड्डा साहब ने एक तरीके से सामने विपक्ष को बोल रहे थे, लेकिन एक तरीके से उन्होंने जगदीप धनखड़ साहब को तो ऑब्वियसली अपमान फील हुआ होगा या जैसा भी। तो ये वाली, और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ये बाइट सुनिए। जैसा कि पहलगाम हमला 22 अप्रैल को हुआ था, अब तक आतंकवादी पकड़े तो नहीं गए, लेकिन हुआ क्या? एक मिनट लेकिन J&K में कम से कम इंटेलिजेंस, इनकी सिक्योरिटी है, उसके बारे में उनका फेल्यूर हुआ, ये उन्होंने ही कहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा है इसमें इंटेलिजेंस फेल्यूर है, ये एक्सेप्ट उन्होंने ही किया, ये हमारी बात नहीं सर। CDS उपसेना प्रमुख और एक वरिष्ठ डिफेंस अटैची ने कुछ बेहद संवेदनशील खुलासे भी उन्होंने किए, जहां पर नहीं, मैं सुनता हूं उनका, मेरा एक ही मिनट सुनिए। वन मिनट प्लीज, ओनली 1 मिनट मेरा सुनिए, उसके बाद उनको दीजिए प्लीज। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप 24 बार उन्होंने, बाद में सब 24 बार उन्होंने ये कहा मेरे इंटरफियरेंस से मैं समझौता किया, तभी ये काम। आपके परमिशन से लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को रूल 267 पर, आपके ऑब्जर्वेशन पर उनकी क्या टिप्पणी है, इसके लिए आपने उनको परमिट किया। उन्होंने रूल 267 के संवैधानिक विषयों पर चर्चा नहीं की, वह उस विषय पर चर्चा करने लगे, ऑपरेशन सिंदूर। नड्डा जी कि खड़गे जी ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम के डिस्कशन के माइन्यूट डिटेल्स को डिस्कस करना शुरू कर दिया। वह नियम के विरुद्ध इसलिए है क्योंकि आपने 267 में उनको परमिशन दी थी कि वो संवैधानिक विषय पर चर्चा करें। गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। फिर बताया जा रहा है कि नड्डा साहब इतने नाराज हो गए और कुछ डिफरेंसेस इतने बढ़ गए, ये शाम की 4 बजे की बात है सारी ये जो संसद सत्र चल रहा था। फिर बीएससी मीटिंग में, भाई पहली जो 12:30 बजे बीएससी मीटिंग हुई थी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी हुई थी, उसकी मीटिंग हुई थी, तो उसमें तो जेपी नड्डा और रिजिजू थे, लेकिन जो 4:30 बजे हुई और उसकी अध्यक्षता ऑब्वियसली धनखड़ साहब कर रहे थे, तो वो कर रहे थे, तो अब बिना बताए रिजिजू और नड्डा पहुंचे ही नहीं। बताया जा रहा है कि भाई क्योंकि वो नाराज होंगे किसी चीज़ से, तो ना उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे बताया और ना ही वो उस मीटिंग में पहुंचे, तो इससे जो धनखड़ साहब है उनको बेइज्जती फील हुई, उनको अच्छा नहीं लगा, वो भी कहीं ना कहीं एक बार के लिए कट हो गए इस पूरे मामले से। अब तीसरा देखिए, क्या नीतीश के कारण बीजेपी ने बनाया दावा ये किया जा रहा है कि नीतीश को वाइस प्रेसिडेंट बनाना है, उपराष्ट्रपति बनाना है, इसलिए क्योंकि भाई बिहार के सीएम की कुर्सी तो नीतीश के पास है और इस बार बिहार चुनाव है, तो बीजेपी को अपना कैंडिडेट खड़ा करना है बिहार सीएम के लिए, तो फिर नीतीश कुमार को दे दो उपराष्ट्रपति की कुर्सी और बिहार में बीजेपी अपना कैंडिडेट उतार देगी। तो ये पूरी चाल है, तो ये पूरा मकसद है और इसलिए ही नीतीश कुमार के चक्कर में धनखड़ की कुर्सी गई है। लेकिन इसमें भी मैं आपको बता दूं कि ये खेला जरूर सामने आ रहा है, लेकिन जो जेडीयू है वो इनकार कर रही है। जेडीयू कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता। भाई एनडीए पूरे गठबंधन ने, जो बीजेपी और ये जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं जेडीयू, इन सब ने तो पहले ही सोच लिया है कि बिहार में चुनाव होगा, नीतीश के चेहरे पे होगा। एनडीए गठबंधन का अगर चेहरा होगा तो वो नीतीश कुमार होंगे, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि वो उपराष्ट्रपति की कुर्सी ले ले। और कुछ एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं, देखिए नीतीश कुमार की भी अगर वो उपराष्ट्रपति बनते तो उनकी भी तबीयत अगर हम देख लेते हैं तो वो अक्सर कुछ ऐसी खबरें आती हैं, तो उनको नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जेडीयू को ये कुर्सी दी जा सकती है अभी भी। कैसे? जेडीयू के हरिवंश नारायण सिंह हैं जो कि अभी उपसभापति हैं राज्यसभा के, तो इंटरिम तो उनको बना दिया जाएगा कि जब तक चुनाव नहीं हो जाता उपराष्ट्रपति का, लेकिन उनको उपराष्ट्रपति भी बनाया जा सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। फिर देखिए, बीजेपी सरकार पर 5 बड़ी आलोचना पड़ी भारी। धनखड़ ने बहुत क्रिटिसाइज किया है बीजेपी गवर्नमेंट को। बीजेपी गवर्नमेंट का यानी बीजेपी सरकार का खुद होके, बीजेपी पार्टी के खुद होके उन्होंने क्रिटिसाइज किया। एक तो ये राजस्थान के झुंझुनू से आते हैं और इन्होंने वकालत भी की है। तीसरा, ये किसान के बेटे हैं।
तो जब ये किसानों वाला पूरा मामला हुआ था तो किसानों पर ललकार छेड़ दी थी इन्होंने। सरकार से पूछा था वादों का क्या हुआ। कृषि मंत्री शिवराज सिंह से सीधे सवाल किया था, उस वक्त कृषि मंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, उनसे सीधा सवाल किया था कि जो तुमने वादा किया था वो निभाया क्यों नहीं है। तो उस वक्त देखिए बहुत ही ये चर्चा में आए थे। तो एक तो किसानों पर आवाज उठाई, फिर संविधान का जो अनुच्छेद 142 है उसको इन्होंने एक परमाणु मिसाइल बता दिया। तो वो एक तरीके से देखिए, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे जो है कॉलेजियम सिस्टम हो, उसको लेकर भाई सरकार का टेक जो उन चीज़ों पर रहता है उसके खिलाफ इन्होंने बहुत बार बोला है। दावा है धनखड़ विपक्षी नेताओं से मिलते थे, बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, इस तरीके से बहुत दावे। अब तो देखिए इनसाइड स्टोरी तो और जितने भी और भी बहुत सी चीज़ें ऐसे सामने आ रही हैं कि संगठन के अंदर क्या क्या चलती है। न्यायपालिका कॉलेजियम पर अलग राय होती थी, तो ये जो आलोचना की, क्रिटिसाइज किया, तो उससे बीजेपी अब जो है शर्मिंदा हुई। बीजेपी अब और सहन नहीं कर पा रही थी तो उन्होंने हटा दिया। और शुरुआत में आप सोचिए विपक्ष वही है जो कि ये दावा करता है कि जगदीप धनखड़ की ही इज अ स्पाइनलेस मैन, उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, वो मिमिक्री करते हैं संसद के बाहर बैठ के। कल्याण बनर्जी याद है ना आपको, कैसे उन्होंने मिमिक्री की थी दैट आई डोंट हैव स्पाइन, और फिर उस पर राहुल गांधी वीडियो बना रहे थे। आज वही विपक्ष उनकी चिंता कर रहा है। सोचिए कितनी आयरनी की बात है ना। क्या इंडिया उपराष्ट्रपति चुनावों में करेगा खेल, अगला कौन। अब देखिए चुनाव होंगे, कार्यकाल जब खत्म होगा 19 सितंबर से पहले 60 दिनों के अंदर चुनाव होने हैं। भाई देखिए उपराष्ट्रपति अगर ऐसे अचानक से इस्तीफा दे दे, 2027 में कार्यकाल खत्म होना था, अब 2 साल पहले ही दे दिया, तो अब जो संविधान ये कहता है जल्द से जल्द चुनाव कराए। तो अब जो ये चुनाव होंगे वो इलेक्टोरल कॉलेज से होते हैं। भाई जितने भी हम और आप तो वोट करेंगे नहीं, ये तो जितने भी सांसद बैठे हैं लोकसभा और राज्यसभा के वो वोट करेंगे। और इस प्रक्रिया का नाम होता है इलेक्टोरल कॉलेज, यानी सिर्फ एक नाम पे नहीं दिया जाता है। भाई एक पेपर होता है उसमें 4 नाम लिखे हुए हैं, तो मैं रैंक करूंगी कि ये मुझे फर्स्ट नंबर की प्रायोरिटी पे, फिर दूसरे नंबर की, फिर चौथा जाना जो है तीसरे। तो इस तरीके से प्रायोरिटी सेट होती है और फिर सीक्रेट बैलेट पेपर से उसको डाला जाता है, फिर प्रायोरिटी के हिसाब से निकाला जाता है कि कौन पहली प्रायोरिटी है। तो ये सारा थोड़ा सा पेचीदा होता है। तो अभी जो है लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को मिला देती हूँ तो 782 सांसद हैं जो कि मतदान के पात्र हैं। और अगर इनका आंकड़ा हम मिला देते हैं तो जीतने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 392। और सोचिए अगर ये 392 जो जादुई आंकड़ा है, इसको अगर पूरा इंडिया गठबंधन एक हो जाता है, उन्होंने सोचा कि उपराष्ट्रपति के लिए हम अपना कोई चेहरा बताते हैं। क्योंकि देखिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप राज्यसभा के सदस्य हों, आपकी उम्र 35 वर्ष से ऊपर हो, आप भारत के नागरिक हों, तो ये सब कुछ एलिजिबिलिटी है। तो इंडिया गठबंधन अपना चेहरा उतार दे, और अगर उसने मेजॉरिटी के हिसाब से और वोटिंग के हिसाब से 392 का आंकड़ा ले लिया तो इंडिया गठबंधन का जो विपक्षी कोई चेहरा है वो उपराष्ट्रपति बन जाएगा। इंडिया को एक होकर चुनना होगा चेहरा, और अगर ये एक होकर नहीं चुनते हैं तो ऑब्वियसली बीजेपी और एनडीए जो है वो अपने हिसाब से करेगी। अब कई नाम सामने आ रहे हैं, राजनाथ का सामने आ रहा है, शिवराज सिंह चौहान का आ रहा है, रविशंकर प्रसाद का आ रहा है, नीतीश कुमार, हरिवंश, आरिफ मोहम्मद, भाई मुस्लिम चेहरा भी उतार दे बीजेपी, फिर शशि थरूर का नाम सामने आ रहा है। अब वो होगा क्या, ये तो चुनाव से पता चलेगा कौन चेहरा होगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए, ये पूरा कि ये जो हमने आंकड़ा आपको बताया है वो इस हिसाब से बताया कि भाई लोकसभा सीटें इतनी हैं, इंडिया की कितनी उसमें वजन है और एनडीए का कितना बल है। तो इस तरीके से देखिए ये जादुई आंकड़ा अगर इंडिया गठबंधन ले आता है तो इंडिया गठबंधन के बारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैंने आपको इनसाइड स्टोरी समझाने की कोशिश की है। अब देखिए इस पे बवाल तो हो गया, अभी आगे भी होगा, लेकिन जब इस पे फैसला होगा तब रियल एक्शन शुरू होगा। जब इस पे ऑफिशियल तौर पर जब कोई कहानी बताएगा, जब कोई असली बात बताएगा, तब इसका खुलासा होगा। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।